हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर में। और आज का जो हमारा लेक्चर है, जो हमारी सीरीज चल रही है हिंदी पेडागोजी की, उस सीरीज का अध्याय 4 है, जिसमें हम भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका या रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज लर्निंग को रीड करेंगे, पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका होती है। और इसमें अपने जो एग्ज़ाम है उनमें कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको जानने का भी प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भाषा एवं व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए 4 कौशलों की आवश्यकता होती है। LSRW, पढ़ना, लिखना, बोलना एवं सुनना। इन चारों कौशलों से भाषा में शुद्धता आती है। शुद्ध भाषा सिखाने के लिए व्याकरण का ज्ञान एवं प्रयोग मुख्य आधार होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। विचारों के आदान प्रदान के लिए कुछ सार्थक ध्वनि प्रतीकों को अपनाया है और ये ध्वनि प्रतीक की भाषा कहलाए। कालांतर में भाषाओं के सर्वमान्य रूपों का विश्लेषण कर उनमें कुछ नियम निकाले गए। ये नियम ही भिन्न भिन्न भाषाओं के अपने व्याकरण के अंग हैं। क्या कहा दोस्तों कि कालांतर में भाषाओं के सर्वमान्य रूपों का विश्लेषण कर उनमें से कुछ नियम निकाले गए। भाषाओं के अपने व्याकरण के अंग हैं। यहाँ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पहले भाषा का विकास हुआ, फिर व्याकरण बना। व्याकरण ऐसा शास्त्र है जो हमें यह बताता है कि किस वाक्य में कौन सा शब्द कहाँ रहना चाहिए। व्याकरण तो भाषा के सर्वमान्य रूप का संरक्षण करता है, लेकिन भाषा तो फिर भी व्याकरण के नियमों से इधर उधर हो ही जाती है। महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में इसे शब्दानुशासन कहकर परिभाषित किया है। क्या कहा है दोस्तों पतंजलि ने? पतंजलि कहते हैं अपने महाभाष्य में कहा है कि शब्दानुशासन कहकर परिभाषित किया है। स्वीट महोदय कहते हैं कि व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण तथा उसका शरीर विज्ञान है। डॉक्टर जैगर के अनुसार प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है। जैगर महोदय ने कहा है कि प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है। भाषा व्यक्ति के जीवन की अमूल्य निधि है। इसका प्रयोग वह अपनी सुविधा के अनुसार करता है। लगातार प्रयोग होते रहने के कारण वह स्थिर नहीं रहती, बल्कि परिवर्तनशील बनी रहती है। तो भाषा कैसी वस्तु है दोस्तों? परिवर्तनशील है। व्यक्ति विशेष का प्रभाव भी उस पर पड़ता दिखाई देता है। भाषा सदा ही विकासोन्मुख और अर्जनशील रही है। विकास का नाम ही परिवर्तन है और यह कभी वृद्धि के रूप में तो कभी ह्रास के रूप में दिखाई देता है। भाषा में कुछ प्रयोग धीरे धीरे लुप्त होते जाते हैं तो कुछ जुड़ते ही भी जाते हैं। भाषा के इस बनते बिगड़ते स्वरूप को शुद्ध बनाए रखने के लिए या एक रूपता बनाए रखने के लिए व्याकरण बहुत ही मदद करता है। इन्हीं नियमों को व्याकरण की संज्ञा दी जाती है, अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान करवाता है। कामता प्रसाद गुरु ने भी व्याकरण के विषय में लिखा है कि शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग में नियमों का निरूपण होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। अब क्या भूमिका है भाषा अधिगम में, तो उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग। भाषा परिवर्तनशील है, विकासशील है। व्याकरण उसके इस विकास पर नियंत्रण का कार्य करता है। क्या करता है दोस्तों? भाषा परिवर्तनशील है और विकासशील है। सिर्फ व्याकरण का जो काम होता है वो उस पर नियंत्रण रखना होता है, कंट्रोल रखना होता है। व्याकरण भाषा को अव्यवस्थित होने से बचाता है। अतः भाषा के स्वरूप को शुद्ध रखने, उसको विकृतियों से बचाने के लिए व्याकरण की शिक्षा आवश्यक है। व्याकरण भाषा का सहचर है। भाषा रूप भवन की रचना शब्द रूपी ईंट व्याकरण रूपी सीमेंट के समुचित प्रयोग से संभव है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, पर भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें इसके सर्वमान्य रूप को सीखना होता है। भाषा के सर्वमान्य रूप को जानने के लिए व्याकरण को जानना बहुत ही आवश्यक होता है दोस्तों। व्याकरण के बिना कोई भी भाषा शिक्षा अधूरा है। व्याकरण के संपूर्ण ज्ञान के अभाव का शुद्ध बोलना और लिखना संभव नहीं है। जिस प्रकार किसी शासन को सुचारू रूप से चलाने हेतु पर्याप्त नियमों का होना आवश्यक है, बिना नियमों के सत्ता में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उसी प्रकार भाषा में व्याकरण के बिना अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
अतः भाषा को विकृति से बचाने, उसके शुद्ध रूप को सुरक्षित रखने तथा भाषा में स्थायित्व लाने के लिए भाषा में व्याकरण की आवश्यकता होती है, और यही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है ना, यही उसकी भूमिका होती है। व्याकरण शिक्षण की क्या उद्देश्य है? छात्रों को शुद्ध बोलने, लिखने तथा पढ़ने की प्रेरणा देना, छात्रों को शुद्ध भाषा के प्रयोग सिखाना, व्याकरण के द्वारा छात्रों में रचना तथा सृजनात्मकता लाना, छात्रों को ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर, शब्द योजना, शब्द शक्तियों, शब्द वर्तनी का ज्ञान कराना, छात्रों को वाक्य रचना के नियम, विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग आदि का ज्ञान कराना, छात्रों को शब्द सुक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे आदि का प्रसंगानुकूल अर्थ निकालना और स्वराघात एवं बलाघात के अनुसार अर्थबोध कराने के योग्य बनाना, छात्रों में भाषा के गुण दोष परखने की रुचि उत्पन्न कराना, भाषा रचना का ज्ञान प्राप्त कराना, नवीन भाषा को सीखने में मदद करना, भाषा की प्रकृति एवं गठन का व्यवहारिक ज्ञान कराना, भाषिक तत्वों की संरचनाओं का ज्ञान प्राप्त कराना। ये क्या है? ये व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। अब व्याकरण के अंग क्या है कि भाषा ध्वनियों पर आधारित होती है, ध्वनियों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं। इस आधार पर व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये शब्द विचार, वर्ण विचार और वाक्य विचार क्या होता है दोस्तों? तो मैंने अपनी हिंदी ग्रामर के लेक्चर अपलोड किए हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि वर्ण क्या है, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। तो भाषा ध्वनियों पर आधारित होती है, ध्वनियों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं। इस आधार पर व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण के अंतर्गत वर्णों से संबंधित उनके आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियम आदि का उल्लेख किया जाता है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्द से संबंधित उसके भेद, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति तथा रचना आदि का विवरण होता है। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य से संबंधित उसके भेद, अन्वय, विश्लेषण, संश्लेषण, रचना, अव्यय तथा शब्दों से वाक्य बनाने के नियमों की जानकारी दी जाती है। शिक्षार्थियों को विविध ध्वनियों की जानकारी देना, ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर का ज्ञान कराना है। चारों कौशल, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनने का विकास क्रम से होता है दोस्तों, और यही विकास करना है हमको। शुद्ध भाषा की अशुद्धता की क्षमता को पहचानने की शक्ति का विकास करना, भाषा संबंधी नियमों से अवगत कराकर उनको प्रयोग करना, शब्द योजना तथा शुद्ध वर्तनी का ज्ञान करना, शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान करना, शुद्ध मुहावरों का प्रसंगानुकूल प्रयोग करना सिखाना, शुद्ध भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करना, मौखिक अभिव्यक्ति हेतु सर्वमान्य भाषा सिखाना, सहज और सरल, जो कि सहज और सरल होनी चाहिए। व्याकरण की कुछ शिक्षण विधियां हैं, तो उनको भी जानने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। टीचिंग मेथड्स ऑफ ग्रामर, सबसे पहली जो विधि है वो है निगमन। डिडक्टिव मेथड क्या होती है कि प्राचीन काल में जब छात्र आश्रमों में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे, जब उन्हें कुछ नियम, कुछ उपनियम बता दिए जाते थे, छात्रों ने रट लेते थे, और इस विधि को निगमन विधि कहते हैं। इस प्रणाली के 2 रूप हैं, सूत्र विधि और पुस्तक विधि। सूत्र विधि में अध्यापक छात्रों को कुछ सूत्र बता देते हैं और शिक्षार्थियों ने समझे बिना ही कंठस्थ कर लेते हैं। और पुस्तक विधि क्या है? सूत्र विधि का ही एक परिवर्तित रूप है। इस विधि में नियमों का ज्ञान कराने हेतु छात्रों को व्याकरण की पुस्तक दे दी जाती है और छात्र उनमें से नियम रट लेते हैं। ठीक है ना, तो यह है निगमन विधि, जो नियम से उदाहरण की ओर चलती है। फिर आती है हमारी अधिकांश विद्वान निगमन विधि को मनोवैज्ञानिक व अरुचिकर मानते हैं, क्योंकि इस विधि के नियम केवल रटने होते हैं। इस प्रणाली में चिंतन, निरीक्षण और नियमीकरण का अवसर नहीं मिलता, अतः यह विधि त्याज्य है। दूसरी विधि है आगमन विधि, इसे इंडक्टिव मेथड कहते हैं। इस विधि में छात्र उदाहरणों की सहायता से सामान्य सिद्धांत निकालते हैं। आगमन विधि में 4 पदों का अनुसरण करके छात्र व्याकरण के नियम व उपनियम खुद निकालते हैं। आगमन विधि के 4 पद क्या हैं? सबसे पहला है उदाहरण। सर्वप्रथम बच्चे के सामने एक ही प्रकार के कई उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, और जिसके माध्यम से बच्चा क्या करने की कोशिश करता है? समझने की कोशिश करता है, और उसे ना कि रटने की। निरीक्षण क्या है कि छात्र उन उदाहरणों को देखते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और उनमें जो समानता होती है उसका पता लगाते हैं। सामान्यीकरण क्या है कि इस समानता को वे नियम का रूप देते हैं। परीक्षण क्या है कि निकाले गए नियमों की सत्यता हेतु उनके परीक्षण करती हैं। यह विधि सरस है, रुचिकर है व ग्राह्य है, क्योंकि इस प्रणाली में छात्रों को स्वयं सीखने का अवसर मिलता है।
जिससे उनका मानसिक विकास होता है। इस प्रकार सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। अतः इस प्रणाली में कुछ शिक्षण सूत्रों ज्ञात और अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन आदि का पालन किया जाता है। तो आगमन विधि में किन विधियों का पालन किया जाता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं हम, मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं, सरल से कठिन की ओर जाते हैं। तीसरी जो शिक्षण विधि है वो है भाषा संसर्ग विधि, लैंग्वेज इनकॉर्पोरेशन मेथड। यह विधि उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इसमें भाषा पर अधिकार रखने वाले कतिपय लेखकों की कृतियां पढ़ाई जाती हैं, जिससे छात्र भाषा के सही रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन यह विधि अपने आप में पूर्ण नहीं है। इसमें हमें निम्नलिखित 4 तथ्यों को ध्यान में रखना पड़ता है। इस विधि से केवल व्यवहारिक व्याकरण शिक्षा दी जा सकती है। नियमित व्याकरण पढ़ाने के लिए हमें आगमन विधि का ही सहारा लेना पड़ता है। इस विधि से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान देने में अधिक समय लगेगा। शुद्ध एवं अशुद्ध विवेचन करने का कोई आधार न होने के कारण शुद्धता में कमी स्वाभाविक होगी। बिना विवेचन के आत्मविश्वास नहीं होगा और आत्मविश्वास के अभाव में भाषा पर अधिकार करने की कल्पना सार्थक नहीं। अतः व्याकरण शिक्षण की यह विधि अपने आप में पूर्ण न होने के कारण इस पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। फिर प्रयोग विधि है, एक्सपेरिमेंट मेथड है। इसमें उदाहरण प्रस्तुत करके समान लक्षण वाले अंगों के कार्य गुण निकालवाए जाते हैं तथा तत्पश्चात उसका अभ्यास कराया जाता है, जिसमें निम्न सोपानों का प्रयोग किया जाता है: उदाहरण, संश्लेषण एवं विश्लेषण, नियमीकरण, निष्कर्ष एवं प्रयोग और अभ्यास। सहसंबंध विधि क्या है? इस विधि का प्रयोग शब्द शिक्षण, वर्तनी शिक्षण, उच्चारण शिक्षण आदि के समय किया जाता है। यह व्याकरण शिक्षण की कोई पृथक विधि न होकर गद्य रचना के अभ्यास के दौरान व्याकरण के नियमों की जानकारी प्रदान की जाती है। प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि क्या है? प्राथमिक स्तर के लिए बहुत ही उपयोगी है प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि। यह विधि बिना व्याकरण नियमों का ज्ञान कराए भाषा के शुद्ध रूप का अनुसरण करने के अवसर प्रदान करती है। ऐसे लेखक जिनका भाषा पर पूर्ण अधिकार है, उनसे बालकों को वार्तालाप के अवसर प्रदान किए जाते हैं। प्राथमिक स्तर के लिए यह विधि उपयुक्त होती है। जो है नेक्स्ट है जो हमारी विधि है वो है संभाव्य विधि, मल्टीट्यूड मेथड। इस विधि के प्रतिपादकों का मत है कि व्याकरण की क्रिया स्वतंत्र रूप से ना देकर साहित्य के प्रतिष्ठित विद्वानों की रचना पढ़ाई जाए। इसके अंतर्गत मौखिक एवं लिखित कार्य कराए जाएं। समय गद्य की पुस्तक पढ़ाते समय, रचना कार्य कराते समय प्रासंगिक रूप से व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाए। यह विधि मनोवैज्ञानिक है। लॉर्ड मैकाले के अनुसार के बालक भाषा को शीघ्र सीखता है, जिसको व्याकरण वह नहीं जानता। यह विधि उच्च कक्षाओं के अनुरूप है। फिर नेक्स्ट है खेल विधि। इस प्रणाली से खेल में व्याकरण सिखाने से व्याकरण निरस्ता छात्रों के मार्ग में बाधक नहीं बनेगी। खेल विधि से व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों में सिद्धांतों को हृदयगम कर खेल में शब्द भेद, लिंग भेद, वचन आदि का ज्ञान करा सकते हैं। व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण विधि क्या है कि इसमें भाषा शिक्षक द्वारा रोचक व आकर्षक विधि द्वारा कराते हुए ध्वनि, वर्तनी, वचन, शब्द, लिंग, क्रिया, काल, विकारों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसके सोपान उदाहरण, प्रश्नोत्तर और नियमीकरण है। व्याकरण शिक्षण की प्रक्रिया क्या है? तो व्याकरण शिक्षण प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित सोपानों को प्रयुक्त करना अनिवार्य है। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी को सर्वनाम पढ़ाने हेतु संज्ञा शब्द का पूर्व ज्ञान होना जरूर आवश्यक है। प्रस्तावना, पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्नों का विकास कराया जाता है। उद्देश्य कथन, समस्यात्मक प्रश्न को मुख्य प्रकरण से संबंधित करते हुए उद्देश्य कथन बोले जाते हैं, जो संक्षिप्त व सारगर्भित होते हैं। व्याकरण शिक्षण को रुचिकर बनाने के क्या उपाय हैं? इंटरेस्टिंग स्टेप ऑफ ग्रामर टीचिंग। व्याकरण के अध्ययन और अध्यापन की दशा आजकल बड़ी शोचनीय है और इस ओर अध्यापकों को ठोस कदम उठाने चाहिए। बोलचाल और लिखित भाषा में जिन नियमों का प्रयोग होता है उन्हें व्यावहारिक व्याकरण की संज्ञा दी जाती है। इन्हीं नियमों का सूक्ष्म विवेचन नियमित व्याकरण कहलाता है। व्याकरण शिक्षण को सरस एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं कि व्याकरण की पाठचर्या छात्रों के स्थानानुकूल बनाई जाए। प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को व्याकरण की व्यवहारिक शिक्षा दी जाए। व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा भाषा संसर्ग विधि से दी जाए, मल्टीट्यूड मेथड से दी जाए। बच्चों के भाषा संबंधी ज्ञान को ध्यान में रखते हुए उनके सामने उत्तरोत्तर कठिन रचनाएं प्रस्तुत की जाएं।
जिससे उन्हें रोचक लगे, चुनौतीपूर्ण लगे और वह मानसिक मेंटलिटी को शो कर सकें और आगे बढ़ सकें। व्याकरण शिक्षण को दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से रोचक बनाया जाए। छात्रों को नियम व परिभाषाएं रटने से हतोत्साहित किया जाए। बच्चों को सिखाए गए नियमों का अभ्यास कराने के लिए रोचक एवं भिन्न भिन्न प्रकार के अभ्यास कराए जाएं, जैसे रिक्त स्थान की पूर्ति, वाक्य निर्माण, वचन परिवर्तन, पर्यायवाची शब्द, लिंग परिवर्तन और विलोम शब्द। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए अध्यापक व्याकरण शिक्षण को सरल एवं सरस बना सकता है। संप्रेषण कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व क्या होता है, इम्पोर्टेंट क्या होता है, उसको भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ ग्रामर एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। व्याकरण बोलने के अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने में सहायक है। व्याकरण शुद्ध एवं सही वाचन का अभ्यास कराने में भी सहायक है। यह बालकों की अभिव्यक्ति में स्पष्टता लाने में सहायक है। यह बालकों में सृजनात्मक कौशल का विकास करने में सहायक है। यह बालकों में ऐसी क्षमता पैदा करने में सहायक है कि जिससे कि वे अपने भावों को शुद्धतापूर्वक व्यक्त कर सकें। यह बालकों में ऐसी क्षमता का विकास करने में सहायक है जिससे कि वे अपने भावों को शुद्धतापूर्वक व्यक्त कर सकें। यह बालकों में ऐसी क्षमता का विकास करने में सहायक है जिससे कि वे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर प्रभावपूर्ण तरीके से दे सकें। यह बालकों को साधारण वार्तालाप में शुद्ध भाषा का प्रयोग सिखाने में सहायक होती है। बच्चों में भाषण संबंधी अभिव्यक्ति का विकास करने में भी सहायक होती है। लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व। अब लेखन कौशल में व्याकरण का क्या महत्व होता है? इंपोर्टेंस ऑफ ग्रामर इन डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल है। बच्चों को पढ़ी या सुनी हुई बातों को शुद्ध वर्तनी तथा विराम चिन्हों का सही प्रयोग करते हुए लेखन कौशल का विकसित करने में सहायक होती है। यह बच्चों के लेखन में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विश्लेषण, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्शब्द, तद्भव शब्द आदि के प्रयोग से उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक होती है। यह बच्चों में विभिन्न संदर्भ शब्दों की समझ पैदा करने में सहायक है। यह बच्चों की लेखन शैली में मुहावरों का प्रयोग करने का शिक्षण देकर उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक होती है। यह बच्चों को लेखन क्रिया में गद्य पद्य में अंतर समझाकर उनके लेखन कौशल का विकास करने में सहायक है। तो ये था हमारा अध्याय 4 हिंदी पेडालॉजी का, जिसमें हमने भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका को जाना, रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज लर्निंग। दोस्तों वीडियो पसंद आई हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह वीडियो प्रोवाइड हो सके और वो अपनी मेहनत में और अच्छा कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।